हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। बाजार का क्या कहना भाई, दिक्कत में है भारतीय बाजार। 3/4% से ज्यादा का दबाव निफ्टी में और 1% कमजोरी सेंसेक्स में। और आज के बाजार को दरअसल दो पार्ट्स में देखिए। पहला पार्ट, बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। ऑलमोस्ट 200 सवा 200 पॉइंट निफ्टी एक समय उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। 200 पॉइंट मजबूत था। आज के इंट्राडे हाईज करीब करीब 485 के, और टाइम होगा एग्जैक्टली 12:30 बजे का, जब वो यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं। खुलते से ही शायद उन बाजारों के वहां के ट्रेडर्स एक्टिव हुए। वहीं से लिटरली ऐसा लगा स्क्रीन पे बास्केट सेलिंग। कहाँ 485 निफ्टी था और कहाँ 966 960 तक गिर गया था। मतलब 25,000 के नीचे स्लिप कर गए थे। और वो बास्केट सेलिंग जब आई 12:30 बजे के आसपास, उसके बाद संभल के नहीं रहा मार्केट। लार्जली सेकेंड हाफ पेनफुल रहा है। ठीक है, ये स्क्रीन विन तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, हमने एक तरफा मूव्स देखे हैं। और जब मूव्स आ रहे थे तो ऐसा नहीं था कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो गए थे भारतीय बाजारों के। अपन कई बार चर्चा करते थे, कॉशियस रहिएगा, लिक्विडिटी के फ्लो स्ट्रांग है तो लिक्विडिटी पर्याप्त है, वो आ रही है तो बाजार चल रहे हैं। अभी वही लिक्विडिटी दरअसल जा रही है। आज सुबह ही मैं मेंशन कर रहा था, $3.5-4 बिलियन 3-4 ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस की सेलिंग थी 32,000 करोड़ की। 32,000 करोड़ रुपीस कैश मार्केट में 4 ट्रेडिंग सेशंस में। और आज की अब जोड़ेंगे जब शाम को नंबर आएगा सामने, तो इस तरह के फ्लोज के सामने कोई, आउटफ्लोज के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता। तो ये बात सच है कि लिक्विडिटी अभी भी है साइडलाइंस पे बैठी हुई। कौन सी? वो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। पर इस तरह की सेलिंग के बीच में क्यों एब्जॉर्ब करूं? एक बार करेक्टिव फेज निकलेगा, एक बार सेलिंग थमेगी, तब वो पैसा चैनलाइज होगा। तो फंड मैनेजर भी आज पैसा डालेगा किसी एक्स में, एचडीएफसी बैंक में, कल 2-3% नीचे होगा तो क्या फायदा? तो शायद वो लिक्विडिटी साइडलाइंस में है। एक बार ये ऑनस्लॉट जो है एफआईएस का, ये रिड्यूस होता है, तब शायद वो मीनिंगफुली चैनलाइज हो रही होगी, मीनिंगफुली तब संभल रहा होगा। तो पैसा है, लिक्विडिटी थोड़ी सी इस समय खिंच गई एफआईएस की, और सीरियस सेलिंग है वो, इसीलिए दबाव में। और सीरियस सेलिंग के पीछे आपको रीजन, ऐसे ही जनरली मुनाफा वसूली का वर्ड यूज कर लीजिए, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि वो टैक्टिकल आउटफ्लोज। वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म में कहीं और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स की गुंजाइश, तो जो हॉट मनी होता है वो चैनलाइज हो जाता है। और इस समय वो गुंजाइश बन रही किसी हैंगसेंग में, और खुलने के बाद किसी शंघाई के मार्केट्स में। खुल बंद होने से पहले, छुट्टियों पे जाने से पहले वो 8% उस दिन उछला हुआ था। लौट के आएंगे तो फिर तेजी कर रहे होंगे। तो टैक्टिकली वो फंड शायद आउटफ्लोज वहां जा रहे हैं, चैनलाइज हो रहे हैं। ये शायद एक्सप्लेन करता है इस तरह की सेलिंग। पर ठीक है, ये इन सब बातों में एक बात ध्यान रखिएगा, ये बेहतरीन मौके होंगे। कई सारे स्टॉक्स बेहतरीन लार्ज कैप्स, अपन ने लास्ट टाइम कमेंट्री में बोला था कि ये सिर्फ सेकेंड हाफ जो बचा हुआ क्वार्टर बचा है इस साल का, वो लार्ज कैप्स के नाम है। आप कुछ बेहतर लार्ज कैप्स की तरफ फंड चैनलाइज करिए, आप अपने सिलेक्ट करिए। शायद 200 डे एवरेजेस के पास आ रहे हो, जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मानते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज उन एवरेजेस के पास आ रही हैं, तो शायद एंट्री पाने के अच्छे मौके हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। उनको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। पर हाँ, इन्वेस्टेड रहना है कहीं ना कहीं। पैसा है, कैश है, लिक्विडिटी है, लकीली मुनाफा बांध रखा था, तो शायद अब समय आएगा जब अच्छी पेडिग्री के, अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए उठाने का। हर जगह सेल लगती है, अपन लोग भीड़ लगाते हैं। शेयर मार्केट में जब करेक्टिव फेज आते हैं अपन सब डर जाते हैं। तो ये अच्छे मौके हैं दरअसल एंट्री पाने का। अपना माइंडसेट, अपनी साइकी को अपन को उधर ले जाना है बस। ये सेल लग रही है, और सेल अच्छी होती है कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए, अपने लिए। इस शेयर बाजार में जो सेल लगी है, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे हूं मैं। एक्स भी खोल लिया है मैंने, यानी कि ट्विटर, जो आप लोगों ने सवाल भेजे हुए हैं।
हम्म, ये आ गया यूट्यूब भी और साथ साथ फेसबुक भी। जहां रीच आउट करने का मन हो वहां से रीच आउट करिएगा। केवी कह रहे हैं ट्विटर पे, आशीष जी, कैन वी होल्ड आरईसी पीएफसी फॉर लॉन्ग टर्म? केवी नियर टर्म के पेन्स है, ये तो सच है। थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है क्योंकि इरीडा के बाद से पीएफसी आरईसी में भी तगड़ा फंड चैनलाइज हुआ, रिन्यूएबल की तरफ तगड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ, तो कंपनीज तो अच्छी हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए मुझे कोई इशू नहीं दिखता, लेकिन हाँ, ये जो क्वार्टर आना है, ये अब जो पार्ट आना है उसमें अपन कुछ दिनों से मेंशन कर रहे थे एनबीएफसी पे वो बैंकिंग की तरफ पर्कुलेट हो रहा है। हमें पता है कि ये क्वार्टर नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग होंगे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए। नियर टर्म चैलेंजेस है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका लॉन्ग टर्म का सवाल अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स में पैनिक मोड में जाने का नहीं। नियर टर्म वालों के लिए अलग से बता देता हूँ कि ये क्वार्टर नंबर्स वैसे ही चैलेंजिंग होने। बजाज फाइनेंस का अपडेट उस बात को हाईलाइट कर रहा है, महिंद्रा फाइनेंस का यानी कि एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज का अपडेट उस बात को हाईलाइट कर रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग दिन आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वार्टर थोड़ा सा पेनफुल होगा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, एनआईएम्स, ये सब हम क्लोजली वॉच आउट कर रहे होंगे। पर इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पेडिग्री स्टॉक्स, मुझे नहीं लगता कोर होल्डिंग्स को कोई भी छोड़ने की जरूरत होगी। हालांकि पीएफसी आरईसी मेरी कोर होल्डिंग नहीं होगी आपके सवाल के हिसाब से, लेकिन हाँ, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, लंबी अवधि के लिए बढ़िया है। टेक्निकली वीक है, आज सुबह मानस पीएफसी आरईसी पे कॉल भी दे रहे थे शायद बिकवाली का नियर टर्म का, तो वो नियर टर्म पेन्स है एनबीएफसी में, खास तौर पे वो नियर टर्म पेन्स है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, समझाता हूँ स्टोरी आपको, फाइनेंशियल एडवाइस ज्यादा बेहतर बताएगा। खबरों में इसलिए था कि महिंद्रा रॉक्स की वो जो ऑनलाइन बुकिंग विंडो खुली थी, मतलब अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स। 60 मिनट्स में हम और आप में से कई लोगों ने 1.76 लाख, मतलब कह लीजिए 1.25 लाख महिंद्रा रॉक्स बुक हुई विद इन 60 मिनट्स। मेरे ख्याल से इस तरह का रिस्पॉन्स तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था, तो रिस्पॉन्स स्ट्रांग है। और अपन महिंद्रा रॉक्स की बात कर रहे हैं जिसका टिकट प्राइस, ऐसी मैं आज या कल में चेक कर रहा था कि देखूं ऑन रोड प्राइस मुंबई में क्या पड़ता है यार, 14-15 लाख से 23-24-25 लाख के आसपास के अलग अलग वेरिएंट्स के प्राइसेस हैं। तो एक अच्छे खासे टिकट प्राइस वाली गाड़ी का देश भर में इस तरह का सॉलिड रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स तो हार्टी है। और ये बात सच है, किसी ऑटो जर्नलिस्ट ने जो मेंशन करा था, इन तरह के रिस्पॉन्सेज देख के लगता है वाकई ये सच है कि इंडियंस के हार्ट को महिंद्रा से बेहतर कोई कैप्चर कर नहीं पाया। पिछले कई गाड़ियों के लॉन्चेस आपने देखे होंगे किस तरह से वो हाथों हाथ लिए गए, तो रिस्पॉन्स अबव एक्सपेक्टेशंस है। पर इन नंबर्स को हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, वो ट्रम्प का हार्ले डेविडसन का जेवीज आपको याद होंगे। हीरो मोटोकॉर्प में जब वो हार्ले का जेवी था, हाथों हाथ वो बुकिंग्स आई थी, कितने लोगों ने वो बुकिंग्स कैंसिल करी थी इवेंचुअली। तो ये 1.74 पूरा पर्कुलेट नहीं होगा, बुकिंग और एक्चुअल सेल्स कन्वर्जन में बहुत फर्क होता है। पर हाँ, वो अपने आप में रिस्पॉन्स स्ट्रांग है, उसको दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए सेकेंड हाफ बेहतर होगा इनके ट्रैक्टर बिजनेस के लिए, अपन ने मेंशन कर रखा था, और यूवी बिजनेस के लिए, क्योंकि रूरल इंडिया, क्योंकि वाटर रिजर्वायर्स तगड़े भरे हुए हैं, जलाशय अच्छे भरे हुए हैं, मॉनसून अच्छा था, तो सेकेंड हाफ एक्सपेक्टेड तो ये है कि ट्रैक्टर सेल्स इंप्रूव होंगी। पर एक और चीज है, जब मैं थार रॉक्स की बात करता हूं तो ये ध्यान रखिएगा, थार रॉक्स इन्हीं की एक गाड़ी थार को कैनिबलाइज कर रही होगी, है ना, थार या थार रॉक्स। तो ये अगर थार रॉक्स की तरफ ट्रैक्शन ज्यादा डाल रहा है तो इनका ये एक वेरिएंट कैनिबलाइज भी हो रहा होगा, ये समझने की जरूरत है। इस तरह की बुकिंग नॉट नेसेसरली सेल्स में पर्कुलेट हो रही होगी, बहुत छोटा अंश होता है जो दरअसल सेल्स में पर्कुलेट होता है। लंबी अवधि के लिए ठीक है, पर इवन ब्रोकरेजेस और महिंद्रा महिंद्रा के साथ इशू ये हो गया है कि सबसे अच्छा आउट परफॉर्मिंग ओईएम यानी कि गाड़ी की कंपनी हो गई है इस साल, अब तक सबसे तगड़े रिटर्न्स दिए, और वैल्यूएशन भी सबसे फिर ओईएम्स में रिच हो गए, 30-34 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसीलिए सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ब्रोकरेजेस के लंबी अवधि के टारगेट्स क्या आ रहे हैं, 3300-3400 के आसपास। जिनके पास है उनके लिए होल्ड है,
आप करेक्टिव फेज में आएगा और बेहतर भाव मिलेंगे तब एंट्री की सोचेंगे। जिनके पास है, अगर आपके पास था सर, है सर, तो होल्ड करके चलिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती महिंद्रा के बिजनेस को लेकर। HDFC बैंक मेरी वॉचलिस्ट में वापस आ गया। जिन लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है 1650 के नीचे के शेड्स के आसपास, मुझे लगता है, मेरे ख्याल से लास्ट अपडेट 1650 के आसपास के लेवल्स हैं, ये शायद लंबी अवधि के लिहाज से वापस अट्रैक्टिव हो चला है। वैसे भी बैंक्स में अभी भी लार्ज कैप्स में वैल्यूएशंस का कंफर्ट यही है। बस दिक्कत ये है कि एफआई जब पैसा निकालते हैं तो जहां डाला होता है वहीं से निकालते हैं। इसीलिए कोई बजाज फाइनेंस, इसीलिए कोई HDFC बैंक है ना, इसीलिए कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनमें ज्यादा तगड़े करेक्शंस आ रहे हैं, इनमें ज्यादा दबाव आ रहा है इस समय, क्योंकि पेन एफआई जो होल्ड करते हैं, एफआई वही तो छोड़ेंगे, वो छोड़ रहे हैं इस समय। क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो रहा है? मेरे लिए और फेवरेबल हो रहा है। बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आती, रिवॉर्ड अच्छा नजर आता है। इससे बेहतर समीकरण और क्या चाहिए आपको? जहां पे रिस्क रिवॉर्ड कब देगा बाजार मुझे नहीं पता, कब एफआईआईस लौटेंगे, कब मूड सुधरेगा वो नहीं पता। अपने को पता रिस्क प्रोफाइल होती है। क्या डाउनसाइड बहुत ज्यादा खुलता है HDFC बैंक का? यहां से शायद नहीं, ऐसा लगता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिसेंट है, उस लिहाज से अच्छा लगता है। आज आवाज एक कवरेज भी कर रहा था उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देके कि वापस MSCI में वेटेज बढ़ने की गुंजाइश है, और MSCI की वेटेज बढ़ने से और इनफ्लोज आने की तैयारी हो रही है। करीब $1.25 बिलियन यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज और आने हैं। वो जो क्वार्टर अपडेट आया था उससे भी कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा बढ़ा है। इस समय नियर टर्म बैंक से थोड़ा चैलेंज क्या था, वो डिपॉजिट्स नहीं आ रहे थे। तो यार आंकड़े तो अच्छे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ साल दर साल 15% है, और मेरे ख्याल से क्यू ऑन क्यू 5% से कुछ शेड ऊपर 5.1 या 5.2%, क्यू ऑन क्यू भी 5% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ है। तो वो सब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा रहा है। वो MSCI के इन्फ्यूजन के नंबर्स, वो क्वार्टर अपडेट, रिस्क रिवॉर्ड इसीलिए और मुझे फेवरेबल लग रहा है। इसीलिए HDFC बैंक है अट्रैक्टिव। खरीदना कब है, किन लेवल्स पे, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, पर अच्छा लग रहा है इस समय अब आके। आमतौर पे अब यस बैंक पे मुझे पता है रिटेल फ्रेंजी में जो अच्छे रिटेल के लिए जो स्टॉक्स है उसमें यस बैंक का नाम आता है। पर यस बैंक के साथ एक बात समझिएगा आप लोग सब, जो भाव में दिखता है ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता है, इस लोअर डबल डिजिट में ट्रेड करता है ये स्टॉक इसलिए अच्छा अट्रैक्टिव है। हम रिटेल की साइकी वो है। इसकी बुक वैल्यू बैठती करीब 14-15 रुपए के आसपास, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 21 या 22 रुपए के आसपास। तो 1.4-1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो दरअसल कोई सस्ता नहीं है, मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस फेयरली वैल्यूड हैं, जस्ट नजर आते हैं। तो ऐसा कोई वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत कंफर्ट नहीं है, फेयरली वैल्यूड स्टॉक नजर आता है। ये जरूर है कि इसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हालात सुधरे हैं, रिटर्न रेशियो सुधरे हैं, पर इसका ROE शायद 3% के आसपास का, ROC करीब 5-6% के आसपास का। तो अपने पीयर्स से आज भी कमजोर रिटर्न रेशियोज वाला ही स्टॉक है ये। अपने पेन से उभर रहा होगा पर अपने पीयर्स के बराबर नहीं पहुंचा है आज भी। वैल्यूएशन इसलिए मैंने कहा जस्ट नजर आते हैं मुझे। 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक, 1.4 प्राइस टू बुक इज गुड इनफ। तो जिनके पास है वो होल्ड हो सकता है। सिर्फ इसकी एंट्री पॉइंट दे रहा है, मुझे नहीं लगता कोई एंट्री पॉइंट यस बैंक आपको दे रहा है। यस बैंक में इनहेरेंट ट्रिगर है जिसका कोई हिसाब किताब है नहीं। इवेंचुअली कोई ना कोई हो सकता है, SBI ने घुसा था तो SBI निकलना चाहता है, SBI ने कह रखा है वो नहीं रहना चाहता। वो 3 साल की मियाद जो RBI ने रखी थी उसके लिए वो भी पूरी हो चुकी है, पर अभी तक कोई अपडेट तो है नहीं। अटकलें लगती रहती हैं, ये इच्छुक है वो इच्छुक है, अटकलों में मैं नहीं घुस सकता। आए दिन अटकलें आती हैं,
ये नहीं है आज ये इसका नाम आ रहा है, ये खरीदना चाहते हैं, यस बैंक में बेच चुके हैं, हो सकता है बैंकिंग लाइसेंस, बैंकिंग है तो अच्छी पेडिग्री, एक समय गजब का था, अब पेन से उभर भी रहा है, बैलेंस शीट रिपेयर हो गई है काफ़ी हद तक, तो चीज़ें तो ठीक हुई हैं, लेकिन सिर्फ उस एंटिसिपेशन पे कब से इंतज़ार कर रहे हैं ना। तो यस बैंक रख सकते हैं बैंकिंग एज एन एक्सपोजर के तौर पे, इससे बेहतर पेडिग्री के बैंक्स हैं, और वो ट्रिगर के लिए प्ले आउट करने के लिए वो तो फिर आपका एक पंट है, ट्रिगर कब प्ले आउट होगा, कैसे प्ले आउट होगा, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर आएगा, मुझे किसी को नहीं पता कुछ। तो वो अटकलों के बेस पे फिर आपको वो बेट लेना है, तो आपको पोर्टफोलियो का एक छोटा पार्ट इस तरह के पंच, ये पंट ही हुआ ना, जैसे वोडाफोन आइडिया पे ले लिया था, एफपीओ प्राइस पे अच्छा था, बात अलग है, पर कईयों ने एक्सपोजर ले रखा था वोडाफोन आइडिया पे, देखिए ना क्या हुआ इवेंचुअली वोडाफोन आइडिया का, एक एजीआर रूलिंग इनके फेवर में नहीं गई, उसके बाद से क्या हाल हो गया है, और पता था फंडामेंटली कुछ खास नहीं था। खैर आज की डेट में वोडाफोन और यस बैंक को कंपेयर करना, पैरेलल ड्रॉ करना गलत है, पर वो ट्रिगर कब प्ले आउट होगा वो हो सकता है आने वाले समय में हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत एग्रेसिव एक्सपोजर लेके किसी यस बैंक में नहीं बैठा जा सकता। वो पंट के लिए गिर विर रहा हो नीचे, तो आप पंट के लिए थोड़ा बहुत एक्सपोजर लो, वो बात अलग है, पर उसको फिर उसी साइकी के साथ ट्रीट करना आपको। एवेन्यू सुपरमार्ट सर, आज वो क्वार्टर अपडेट, आज मतलब कल आया था क्वार्टर अपडेट, दबाव के पीछे रीजंस वैलिड है। एवेन्यू सुपरमार्ट की सेल्स बढ़ी, रेवेन्यूज बढ़े, स्टैंडअलोन बेसिस पे 14%, प्रीवियस रन रेट से कम है, और इवन ब्रोकरेज एक्सपेक्टेशन से कम थे, जो एक्सपेक्टेशन शायद हायर टीन्स पे थी, 19% के आसपास थी। और एवेन्यू सुपरमार्ट के सामने एक लेजिटिमेट चैलेंज है, जब आप क्विक कॉमर्स की बात करते हो कि उसमें बहुत अच्छा पिकअप आ रहा है, क्विक कॉमर्स बहुत तूल पकड़ रहा है, तो क्विक कॉमर्स किसको चैलेंज कर रहा है, किससे धंधा छीन रहा है, इसी से तो छीन रहा है, इसी तरह के बिजनेस से छीन रहा है। तो आपको डिसाइड करना है, क्विक कॉमर्स के जलवे हैं तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में थोड़ा सर दर्द है, तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अर्निंग्स इसीलिए हिट कर रही हैं, जो दिखा रहा है इसका क्वार्टर अपडेट, प्लस ये कंपनी केपेक्स कर रही है, इस क्वार्टर में 6 और स्टोर्स जोड़े थे, केपेक्स कर रही है, अर्निंग्स पे हिट आएगा, तो वैल्यूएशंस तो रिस्क पे है ही है, और वैल्यूएशंस तो बहुत स्ट्रेच्ड, ये हमेशा प्रीमियम पे आता है, 100 टाइम्स के ऊपर आज भी ट्रेड करता है, तो एवेन्यू सुपरमार्ट इसलिए थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो अभी गिरावट में फ्रेश एंट्री से बचना बेहतर होगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल आज के लिए, can we start buying Indigo for 4 to 5 years perspective? केवी, आप अपने कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, ये सच है हिंदुस्तान में किसी एविएशन कंपनी ने कभी कमा के नहीं था, इंटरग्लोब से पहले पैसा डूबा ही था हम सबका, इंटरग्लोब ने वो तस्वीर बदली, क्योंकि शायद इसको पता है वो धंधा कैसे करना है ग्लोबली, बहुत मतलब एक बहुत छोटी प्रोपोर्शन होगा जो कर पाए ये धंधा। इंटरग्लोब टिका रहा, ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजीज थी, वर्कआउट करी, और आज हम में से ज़्यादातर लोग तो आजकल, आप में से ज़्यादातर लोग इनफैक्ट ट्रैवल करने के लिए एविएशन का इस्तेमाल करते हैं, और उस स्काईज को ये कंपनी डोमिनेट करती है, और आज भी मार्केट शेयर गेन होते ही चले जा रहे हैं यार। 62% उस मार्केट को रूल करना, डोमिनेट करना और प्रॉफिटेबली डोमिनेट करना, ये अपने आप में गजब है। इंटरग्लोब में धीरे धीरे करके को प्रमोटर सेलिंग, फाउंडर सेलिंग का धीरे धीरे करके वो सरदर्द भी रिड्यूस हो रहा है। 4 से 5 साल कहने के लिए हाँ, इस गिरावट में अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, तो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा, बिल्कुल घुसा जा सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये अब आने वाला जो क्वार्टर है इसमें कुछ ट्रांजिशंस प्ले आउट होंगे इसके लिए, जिसमें ये अब तक इनका हमेशा से रोड मैप रहा था कि हम एक ही तरह के प्लेन्स, एक ही तरह की सीट्स, है ना, हम क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइन है, अब उस जामे से उतर के ये प्रीमियम की तरफ भी,
फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास की तरफ भी टारगेट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। पर ये आई नो दे नो देयर बिजनेस वेल, इन्होंने करके दिखाया हुआ है, तो मैनेजमेंट और प्रमोटर की ट्रैक रिकॉर्ड पे तो बिल्कुल सवाल नहीं। कुछ कर रहे हैं तो सोच के कर रहे होंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ उतरा जा सकता है स्टॉक में। लेट्स सी गिरावट में कहाँ कहाँ मिल सकता है, अच्छे लेवल्स पे मिल सकता है, नहीं मिल सकता, मिलेगा, मुझे लगता है सब कुछ मिलेगा अच्छे लेवल्स पे। 4-5 साल के लिए ब्यूटीफुल टाइम। जस्ट मैं ये सब बात हाईलाइट इसलिए कर रहा था कि ट्रांजिशन फेज में जाएगा, अपन वॉच आउट करते रहेंगे। कोई भी लंबी अवधि के लिए स्टॉक हो, कॉन्स्टेंटली रिव्यू जरूर करते रहा करिए, रिव्यू करिएगा। अभी भी आउट परफॉर्मेंस का स्कोप इंटरग्लोब में नजर आता है। जाते जाते एक इन्फोसिस, खैर अभी क्या है कि रिजल्ट सीजन का आगाज होने जा रहा है। ये नहीं है कि, ऐसा नहीं कि आईटी ने आउट परफॉर्म नहीं करा है, आईटी ने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच अब तक के बीच में काफी गजब का आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिलीवर करा है। पर एक बात है, लोगों ने खरीदारी जरूर करी होगी, लेकिन आज भी जो इन्वेस्टर वेटेज है आईटी का वो हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम है। तो अभी भी गले तक किसी ने भरा नहीं है, अभी भी मार्केट में कई लोग हैं जो स्केप्टिकल हैं आईटी को लेकर। ये इनके इस सेक्टर के इस कंपनी के साथ साथ फेवर में जाता है। पर क्या इस रीसेंट टीजी के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट है? इसको रिलेटिवली देखने की जरूरत है। अपने हिस्टोरिक एवरेजेस से वैल्यूएशन ऊपर होंगे आईटी के इस समय, पर इसके पीयर सेक्टर्स के वैल्यूएशंस उससे कहीं ज्यादा एवरेजेस से स्ट्रेच्ड है, तो वो दूसरा कंफर्ट दे देता है आपको। और कई लोग मानते हैं कि बड़े क्रूशियल जंक्चर पे आके आईटी खड़ा हुआ है, क्योंकि 2 साल से अर्निंग्स के डाउनग्रेड की साइकिल थी। हो सकता है अब वो फेज आ रहा है कि अर्निंग्स अपग्रेड शुरू होना चाहिए। एक्सेंचर के नंबर्स ने हिंट दिया था, मैं उससे ज्यादा एक्सट्रापोलेट नहीं करूंगा, वेट करूंगा इंडियन आईटी के नतीजों के साथ ऑर्डर बुकिंग और मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आउटलुक पे, उस पर जरा सा नजर रखनी होगी। पर जहां तक आपकी इन्फी की बात है, मैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं सामने। कई ब्रोकरेजेस मानती हैं कि सबसे अच्छा अर्निंग्स अपग्रेड का पोटेंशियल कहीं है तो इन्फोसिस में इस समय है। ब्रोकरेजेस कहती हैं कि एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आएगा और शायद ये कंपनी अपनी गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज कर रही होगी इस बार। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इन्फोसिस होल्ड कर लेना चाहिए अभी। हो सकता है नंबर्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, ना भी देखने को मिले तो जैसे मैंने तस्वीर रखी है आईटी की एक साइकिल में चेंज की, वो इन सब के लिए कंफर्ट है। इसीलिए शायद होल्ड, जब मैं होल्ड कहता हूं बाय कह देता हूं, हालांकि बाय सेल मैं कहता नहीं हूं आमतौर पे। अगर लगता है ऐसा कुछ टोन में आ रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा, मेरे कहे पे मत जाइएगा। चलिए आप भी वीकेंड एंजॉय करिए। अपन लोग काफी पेनफुल हफ्ते से गुजरे हैं, छोटा ट्रंकेटेड हफ्ता था, एक दिन की छुट्टी थी, उसके बावजूद ऐसा सरदर्द दिया इस हफ्ते ने, भूलिए इसको। कुछ फायदा नहीं ज्यादा डीप डाइव करके, मंडे सुबह तक कुछ कर नहीं सकते अपन लोग। पढ़िए अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी, एंजॉय करिए फेस्टिविटीज, जाइए गरबा अरबा करिए, थोड़ा मूड हल्का करिए, मूड ठीक करिए। फिंगर्स क्रॉस्ड, अगले हफ्ते फेस्टिविटीज के बीच में क्या पता थोड़ा बहुत माहौल सुधरे। होप हमेशा जिंदा रखनी चाहिए ना। चलिए अगले हफ्ते अब मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक सी यू, ओके, सायोनारा।